Roosevelt says, learn from the mistakes of other. You can't live long enough to make them all by yourself. ये आपके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है दोस्तों। आपके पास भी उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, उतना समय नहीं है, उतने साल नहीं है कि आप सारी मिस्टेक्स खुद कर पाएं। मेरा नाम है पीयूष कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कार्डिनल सिंस इन एसे राइटिंग जिसकी वजह से आपके मार्क्स 130, 140, 150 ना आकर 80, 90 और 100 रह जाते हैं आपके एसेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल सिंस को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में। वन इज स्ट्रक्चरल सिन, अदर इज राइटिंग सिंस। स्ट्रक्चरल सिंस वो सिंस हैं, वो गलतियां हैं जो आपके रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से होती हैं, जो आपके गलत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की वजह से होती हैं, या जो आप मेथोडोलॉजिकली गलत करते हो, वो वाली जो गलतियां हैं उनको मैं स्ट्रक्चरल सिंस का नाम दे रहा हूं। राइटिंग सिंस ऑन द अदर हैंड वो गलतियां हैं जो आप लिखते वक्त करते हो, जो आपकी राइटिंग स्टाइल से आती है। एंड एज आई ऑफन से कि ऐसे इज ए गेम ऑफ राइटिंग, तो ये मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एसेज के मार्क्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल सेंस से। आई थिंक वी ऑल नो हिम। देख रहे हो ना विनोद? यस। सो देख रहे हो ना विनोद कैसे ऑप्शनल थिंकर्स को ओवर यूज करके इंटेलेक्चुअल साउंड किया जा रहा है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ऐसे में ये देखा है कि वो अपने ऑप्शनल के थिंकर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी वाले ऑप्शनल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे इनको जस्टिस समझ में आता है, जैसे इनको डेमोक्रेसी दिखता है, जैसे इनको वो कीवर्ड्स पावर दिखता है, वो वेबर का करिज्मेटिक थ्योरी, लीगल रैशनल अथॉरिटी, वो सारे जो टर्म्स उन्होंने ऑप्शनल में पढ़े हैं उनको वो यूज करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों हमको ये नहीं करना है। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि कोई भी ऑप्शनल बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज है। कोई भी थिंकर है उसने अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज में पढ़ा है, जबकि हमको जो जीएस में आंसर लिखना है, जो ऐसे जो लिखना है वो जर्नलिस्टिक लिखना है। तो जब हमको जर्नलिस्टिक ऐसे लिखना है तो अगर हम बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे थिंकर्स के ऑप्शनल पे तो हम अपना व्यूज को नैरो बना देंगे, इसलिए आपको यूज नहीं करना है। दूसरा रीजन ये है कि ऐसे जो है ये आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता है, आपका ओपिनियन जानना चाहता है, आपकी एनालिसिस जानना चाहता है जो आपकी ऐसे टॉपिक पे है। आप इमेजिन करिए आप इंटरव्यू में गए और आपसे यूपीएससी ने पॉवर्टी पे कुछ पूछा और आप स्टार्ट कर रहे हो अपना जो आंसर है पॉवर्टी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। कितना ऑड लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि आपसे यूपीएससी आपका ओपिनियन जानना चाह रहा है। सिमिलरली ऐसे में भी यूपीएससी आपकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है, आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता है उसको परखना चाहता है, आपका ओपिनियन जानना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई भी थिंकर यूज नहीं करना है, आपको कोई भी कोट नहीं डालना है। मैं ये कह रहा हूं बहुत ज्यादा कोटेशन नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा थिंकर्स का यूज नहीं करना है, स्पेशली ऑप्शनल के थिंकर्स का। ठीक है, आपको इंटेलेक्चुअल साउंड करना है तो आप बहुत अच्छी एनालिसिस करिए, आप बहुत अच्छा जो मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स हैं वो लेके आइए अपने एसेज में। आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप कतई ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो अनदर कॉमन स्ट्रक्चरल सिन इज इनकम्प्लीट डिस्कशन बिकॉज वी राइट बाइनरी एसेज। बाइनरी एसेज का मतलब क्या है? बाइनरी एसेज का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखना, फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना और अपना एसे के डिस्कशन को खत्म कर देना। फ्रेंड्स, योर एसे इज मच मोर देन ए डिस्कशन ऑन फॉर एंड अगेंस्ट, मच मोर देन ए डिस्कशन ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या है फिर? मैं और क्या मतलब कहना चाह रहा हूं, और क्या है वो बात जो मच मोर की मैं बात कर रहा हूं? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नो वन चेंजेस द वर्ल्ड विदाउट ऑब्सेशन। बिना जुनून के आप वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करेंगे? वो पॉजिटिव एग्जांपल दे देंगे। जिन्होंने पॉजिटिव चेंज लाया, गांधी जी, राजा राममोहन राय, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, वो बता देंगे कि भैया देखो इनका पॉजिटिव चेंज था इसलिए ये चेंज लिया, ऑब्सेस थे, दीवार जुनूनी लोग थे और फिर चेंज लेके आए। ऑन द अदर हैंड हिटलर था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन थे, दे आर सर्टेन पीपल जो नेगेटिवली इंपैक्ट किए वर्ल्ड को, नेगेटिव चेंज लेके आए वर्ल्ड में। ठीक है, और ऐसे करके हम डिस्कशन को खत्म कर देंगे। सिमिलरली इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। यहाँ पे भी दो तरह के एग्जांपल दिखा देंगे, पॉजिटिव एग्जांपल एंड नेगेटिव एग्जांपल, कि भैया इन लोगों को पावर मिली और ऐसे इनका कैरेक्टर एक्सपोज हो गया। गांधी जी को पावर मिली तो क्या हुआ, नेहरू को पावर मिली तो क्या हुआ, हिटलर को पावर मिली तो क्या हुआ, ठीक है, अशोका को पावर मिली तो क्या हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके अपने ऐसे को खत्म कर देंगे। बट दिस इज इनकम्प्लीट डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ऐसे की बात करें, नो वन चेंजेस वर्ल्ड विदाउट ऑब्सेशन, ऑब्सेशन के बिना वर्ल्ड चेंज नहीं होता है। तो क्या एक कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता है कि ऑब्सेशन क्या ऑब्स्टेकल भी बन सकता है चेंज लाने में? क्या ऐसा है?
बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट गेटिंग इनटू आईएएस, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट क्लियरिंग आईआईटी जेईई और नीट एग्जामिनेशंस, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है जब वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। अब आप बताइए कैसे चेंज आएगा अगर ये स्टेट रहेगी? ऑब्सेशन एट टाइम्स लीड टू द मेंटल डिसऑर्डर, एट टाइम्स इट लीड टू द एंजाइटी, एट टाइम्स इट लीड टू स्लीपलेसनेस। आप बताइए इस स्टेज में कैसे चेंज आएगा? तो डेफिनेटली ऑब्सेशन जो है वो एज एन ऑब्स्टेकल भी काम कर सकता है चेंज लाने में। तो क्या इस डिस्कशन पे, इस डायमेंशन पे डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्सेशन से परेशानी हो सकती है, ऑब्सेशन नेगेटिव चेंज भी ला सकता है, तो सॉल्यूशन भी एक्सपेक्टेड है। फिर दूसरा चीज ये जाएगा, अगर आपको लगता है ऑब्सेशन एक एनर्जी है, ऑब्सेशन एक इमोशंस है, जुनून एक इमोशन है, तो वो इमोशन रेगुलेट कैसे होगा? यस, आप सही गैस कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का डिस्कशन आपको यहाँ पे करना है। अगर ऑब्सेशन नेगेटिव चेंज ला सकता है तो और किस चीज का डिस्कशन आपको करना है? और आपको ये बताना है कि वो नेगेटिव चेंज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? वैल्यूज से होगा, मोरल से होगा। आपका ऑब्सेशन सही चीजों के प्रति हो। हिटलर का ऑब्सेशन रेसिज्म से गाइडेड था, गांधी जी का ऑब्सेशन नॉन वायलेंस एंड डेमोक्रेसी से गाइडेड था। तो अगर आप ऑब्सेशन सही चीजों से होगा, सही वैल्यूज से गाइडेड होगा, तो डेफिनेटली जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप अपने एसेज को केवल पॉजिटिव नेगेटिव मत करिए, ये बाकी जो डायमेंशन है कि ऑब्सेशन कैसे ऑब्स्टेकल बन सकता है, ऑब्सेशन को कैसे हम टेम कर सकते हैं, ईआई का जो आप यूज कर सकते हैं, मॉरल्स का आप यूज कर सकते हैं, ये एक बुके आप बनाइए अपने एसेज में। डेफिनेटली ये डायमेंशन अच्छा खासा पार्ट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वाला, लेकिन केवल यही नहीं होगा जो आप मिस्टेक करते हैं अपने एसेज में। इसका भी मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, If you want to test a man's character, डेफिनेटली आपने पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल दे दिए, आपने बता दिया, तो क्या एक क्वेश्चन ये नहीं आता है कि व्हाट इज विद द पावर? पावर में ऐसा क्या है जिससे उस आदमी का जो कैरेक्टर है वो टेस्ट हो जा रहा है? पावर में ऐसा क्या है? फॉर एग्जांपल, पावर गिव्स यू रियल चॉइस। पावर आपको रियल फ्रीडम देती है चॉइस मेक करने का, ठीक है, कि आप एक्स डिसीजन लेंगे या वाई डिसीजन लेंगे। और जब एक्स और वाई में चूज करना हो, इट एक्सपोजेज योर वैल्यू सिस्टम, इट एक्सपोजेज योर कैरेक्टर, इट एक्सपोजेज योर मॉरल्स, ठीक है। और जब ये डिस्कशन होगा तो ये डिस्कशन भी होगा, तो क्या पावर ही एकमात्र तरीका है, पावर ही एकमात्र टेस्ट है कैरेक्टर का? बिल्कुल नहीं, देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो। ये वो डायमेंशन है जो आपको लिखनी है, देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो। क्या है वो टेस्ट पावर के? फॉर एग्जाम्पल, सर्कमस्टांसेस ऑल्सो टेस्ट ए मेंस कैरेक्टर। सर्कमस्टांसेस भी टेस्ट करती हैं। कैसे करती है सर्कमस्टांसेस टेस्ट मेंस का कैरेक्टर? आप बताइए, आप सोचिए कैसे करती हैं। एक गरीब आदमी, भूखा आदमी, ठीक है, जिसका पेट खाली है, जो भूखा है, उसका वैल्यू डिसाइड करेगा कि अगली रोटी वो चोरी करके खाएगा, मर्डर करके खाएगा, कि वो मेहनत करके खाएगा, रिक्शा पुल करके खाएगा। किया कि नहीं किया एडवर्सिटी ने और सर्कमस्टेंस ने उस आदमी का वैल्यू सिस्टम डिसाइड। सो देयर आर अदर टेस्ट ऑफ कैरेक्टर आल्सो अदर देन पावर, एंड इफ दैट इज द केस देन और नेचुरल करोली क्या बनता है? ठीक है, अगर पावर किसी आदमी का इंडिविजुअल का टेस्ट करती, कैरेक्टर का टेस्ट करती है, तो नेचुरल करोली क्या बनता है? नेचुरल करोली ये बनता है कि चूंकि हमको पावर तो देनी है सिस्टम को चलाने के लिए, समाज में चलाने के लिए, तो उस पावर का यूटिलाइजेशन हमको कैसे करना है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने, क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने हैं, उन पर चर्चा करी जाए। कैरेक्टर को कैसे हम बिल्ड करें, उस पर चर्चा करी जाए। तो ये वाली डायमेंशन हो जाएंगी। तो बेसिकली आपका ऐसे एक बुके ऑफ आइडिया होना चाहिए। आपका ऐसे केवल बाइनरी ऐसे नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी इनकम्प्लीट डिस्कशन, द डिस्कशन हैज टू बी कंप्लीट। एक ओवरऑल बुके के संग आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट करिए, मल्टीपल फ्लावर्स उसमें रखिए, मल्टीपल मैक्रो डायमेंशन में खोलिए, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये जानने के लिए कि वो माइक्रो डायमेंशन कैसे खोलते हैं, माइक्रो कैसे खोलते हैं, एक प्रीवियस वीडियो हमने शूट किया हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिए। ठीक है, वाई योर पेस्टल अप्रोच नॉट वर्क फॉर यू, एंड जो दूसरा है कि फिलोसफिकल एसे को कैसे लिखें। आप ये ऐसे जरूर देख लीजिए, वीडियो जरूर देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कंप्लीटनेस की बात कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और क्या प्रॉब्लम होती है एसेज में? ठीक है, दैट यू आर राइटिंग एसेज ऑन द कीवर्ड्स, यू आर राइटिंग एसेज ऑन द कीवर्ड्स एंड पार्ट्स। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे टॉपिक देता हूं, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, तो क्या देखता हूं, एस्पिरेंट लिखने जाते हैं पॉवर्टी पे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी क्यों है, उसका डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं, इस पे लंबा चौड़ा लिख देते हैं। क्या इस एसे में उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर जस्टिस पे लिख देंगे, जस्टिस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कितने टाइप के जस्टिस होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इस एसे में। ठीक है, सो यू मस्ट हिट द एसे टॉपिक वेरी डायरेक्टली। ठीक है, सो आपको केवल कीवर्ड्स पे ऐसे नहीं लिखना है,
पार्ट्स पे ऐसे नहीं लिखना है, आपको होल थीम पे ऐसे लिखना है। मैं I ask the aspirants often, ठीक है, कि आपने मटर पनीर खाया है, ठीक है, मैं मटर पनीर एग्जाम्पल बार बार देता हूं, ठीक है, तो बोलते हैं सर मैंने तो खाया है मटर पनीर, तो मैं उनको बोलता हूं अगर मैं आपको मटर मटर एक बार दे दूं और पनीर पनीर एक बार दे दूं तो क्या वो मटर पनीर हो जाएगा? आपको मैं मटर पहले खाने को दे दूं और थोड़ी देर बाद पनीर खाने को दूं तो क्या वो मटर पनीर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। बोथ ऑफ देम हैज टू कम टुगेदर। सिमिलरली पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, बोथ ऑफ देम हैज टू कम टुगेदर। आपको बताना है क्यों और कैसे पॉवर्टी एक जगह पे दूसरी जगह पे जस्टिस को थ्रेटन कर रही है। बोथ ऑफ देम हैज टू बी लिंक्ड, दिस इज द डिमांड ऑफ द एसे टॉपिक, ठीक है। तो आप एसे टॉपिक को मिस मत करिए, जो सीधा बुलसाई है उसको आप मिस मत करिए और आप पॉवर्टी पे, जस्टिस पे और आसपास के डायमेंशंस पे आप केवल लिख के आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और क्या मिस्टेक्स है? नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द एसे टॉपिक, ठीक है। वी इंटरप्रेट द एसे वेरी नैरोली। जो भी हमको अपफ्रंट लिटरल मीनिंग समझ में आता है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। लास्ट ईयर एक ऐसे आया था, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। लोगों को लगा इट इज ओनली अबाउट द मदर, ठीक है, तो ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है। इट इज अबाउट द केयर, इट इज अबाउट द नर्चरिंग। तो हियर योर डिस्कशन शुड नॉट लिमिट ओनली टू द मदर, यू कैन टेक द वाइडर पर्सपेक्टिव। आप पेरेंट्स की बात कर सकते हैं, आप स्कूल्स की बात कर सकते हैं, आप मेंटर्स की बात कर सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स की बात कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो नर्चरिंग द वर्ल्ड विद देयर थॉट्स। एज ऑफ रेनेसेंस की बात कर सकते हैं। सो हमेशा एसे को वाइडर इंटरप्रिटेशन दीजिए, लिटरल मीनिंग एसेज का आप मत दीजिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें अपने एसे में कि हमको वाइडर इंटरप्रिटेशन करना है। सिमिलरली एक और एसे आता है, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स। तो वहां भी जो फेंस है उसका मतलब केवल फिजिकल बाउंड्री नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है, इंडिया चाइना की बाउंड्री है, केवल वो बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे जो फेंस का भाव है वो सेपरेशन का है, वो लिमिट का है कि दो जो ऑर्गेन हैं, दो जो एंटिटी हैं, वो आपस में गुड फेंसेज, वो उनको अपना दायरा पता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपना दायरा पता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अपना दायरा पता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कभी भी लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, उसके भाव को समझिए और उसको मल्टीपल डायमेंशंस में इंटरप्रेट करिए, ठीक है। तो हमको नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। ये अनदर स्ट्रक्चरल सिन है जो एस्पिरेंट करते हैं अपने एसेज में, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली एग्जामिनर फील करता है जब वो पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर एंड सोशल स्फीयर आपकी पेस्टल अप्रोच को पढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हर एस्पिरेंट ऐसे ही लिखने लग जाएगा तो एग्जामिनर इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसे आपके पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में है, इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में है? क्या आपको लिखते वक्त ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे टॉपिक चाहे जो भी हो, अगर मैं ये पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर और सोशल स्फीयर लिखूंगा तो ये मैं मैकेनिकल तरीके से लिख रहा हूं, ये मैं ऐसे टॉपिक को डायरेक्टली एड्रेस ही नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी हेडिंग्स ही अगर ऐसी बन रही हैं, ठीक है, तो हमको इस चीज से बचना है। आपको समझाने के लिए क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, इफ यू वांट टू टेस्ट ए मेंस कैरेक्टर गिव हिम पावर, तो लोग क्या करते हैं, लोग पॉलिटिकल स्फीयर में एग्जांपल दे देते हैं, इकोनॉमिक स्फीयर में उनके 2 एग्जांपल दे देंगे, सोशल स्फीयर में 2 एग्जांपल दे देंगे। आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने एसे को डिस्क्रिप्टिव बना रहे हैं, आप बस डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एग्जामिनर केवल ये जानना नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एग्जामिनर जानना चाहता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है। इसीलिए अपने एसे को डिस्क्रिप्टिव मत बनाइए और ये वर्ड्स तो कतई मत लिखिए, पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, सोशल स्फीयर। फिर आप बोलोगे कि सर हम फिर कैसे अपना एसे को डिजाइन करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, व्हाई पेस्टल अप्रोच डज नॉट वर्क फॉर यू और हाउ टू राइट फिलोसॉफिकल एसेज। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हमको एसेज को कैसे लिखना है, कैसे हमको मैक्रो डायमेंशन जनरेट करनी है। एक और वीडियो है, ये वीडियो है जिसमें मैंने ज्ञान दिया है कि हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक मेथोडोलॉजी बताइए आपको ऐसे लिखने की। एक दूसरा वीडियो है महक जैन के संग, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 17 दिस ईयर। उनके साथ मिलकर मैंने 2 ऐसे डिस्कस करे, एक उन्होंने किया, एक मैंने किया है, कि एक्चुअल में उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिए, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड अवॉइडिंग दिस पिटफॉल जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं पेस्टल अप्रोच को अडॉप्ट करके, ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव एसेज लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है डिस्क्रिप्टिव एसेज में कि आप जब बार-बार केवल एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है तो यही लिख दिया, फिर इसने यही लिख दिया, फिर इसने यही लिख दिया, बस कैरेक्टर चेंज हो रहा होता है, पात्र चेंज हो रहे होते हैं, जो कॉमन थीम है उसी को आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो इससे भी आपका ऐसे बोरिंग बनता है, डिस्क्रिप्टिव बनता है, ठीक है। इसकी जगह पर आर्गूमेंट यूज करिए, क्योंकि आर्गूमेंट चेंज होते रहेंगे आपके, ठीक है, तो वैसे को एक नया आयाम प्रदान करेंगे और एक नया इंटरेस्टिंग बनाएंगे उस एसेज को। अगला है, भाई क्या कर रहा है तू,
ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली एग्जामिनर फील करते हैं जब आप इररिलेवेंट कंटेंट लिखते हैं अपने एसेज में। इट इज लाइक एक मोटे आदमी को आप जबरदस्ती ये फास्ट फूड खिला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, बेसिकली इररिलेवेंट चीजें ये खा रहा है। वैसे ही अगर आप इररिलेवेंट कंटेंट अपने एसेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर ऐसा ही फील करता है, भाई क्या कर रहा है तू। ठीक है, टू टेक यू टू गिव यू सम एग्जांपल्स, दे आर 2 एसेज हैं। ठीक है, ऐसे का हेडिंग है सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली ए सेल्फिश मीडिया। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग सेल्फ सोशल मीडिया इज लैकिंग इन ट्रू सेंस। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है ऐसे टॉपिक से। अगला आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड्स ऑफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कल्चर, रील प्लेज एटसेट्रा आर implicitly based on foul play of one over other, perverse medium and ऑफ सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, अब आप बताइए ये कैसे रिलेवेंट है। अगर आप ऐसा इररिलेवेंट इंट्रोडक्शन देंगे अपने ऐसे टॉपिक में, अगर आपको इस तरह कोटेशन देना भी है तो आपको सीधा सीधा उसको लिंक करना है, यानी उनको बताना है कि आपने कैसे सोचा। ठीक है, बिकॉज जब मैंने पढ़ा और मैंने नीचे की लाइन पढ़ी, मुझे दोनों में कोई लेना देना समझ में नहीं आया और इन दोनों को इन्होंने ऐसे टॉपिक से भी लिंक नहीं किया। तो इस तरह का इररिलेवेंट इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। सिमिलरली पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स बट कैन बी अचीव्ड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पीस इज ए गोल जिसके 2 मीन्स हैं, एक है फोर्स और दूसरा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे टॉपिक कह रहा है एक मीन्स इज बेटर देन अदर्स, दैट इज कौन सा मीन्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। इन्होंने स्टार्ट किया है पीस इज ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स एंड इट मस्ट बी टेकन 1 स्टेप एट ए टाइम। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो पीस का जो भाव है, जो कोटेशन का भाव है, वो है निरंतरता, कि आप उसको लगातार कैसे इवॉल्व करते हैं, लगातार कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि पीस एक दिन में नहीं आएगी, लगातार से आएगी, लगातार काम करने से आएगी। क्योंकि ऐसे का टॉपिक है कि पीस को अचीव कैसे करना है। तो दोनों में डाइकोटोमी है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा इररिलेवेंट कंटेंट ना लिखें अपने एसेज में। फिर पीस इज ए 2-वे स्ट्रीट, अगर उन्होंने कुछ और चालू कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आप इररिलेवेंट कंटेंट लिखने से बचिए अपने एसे में, बिकॉज ये एसे को बहुत खराब करता है। और क्या एग्जांपल्स हैं, और क्या प्रॉब्लम हो जाती है आपके रिलेवेंट कंटेंट में, कि आप अनड्यू वेटेज दे देते हो। अनड्यू वेटेज, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेस्ट ए मेंस कैरेक्टर, गिव हिम पावर। ठीक है, तो इसमें अनड्यू वेटेज अगर मैं इस चीज पे दे दूं कि कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आइडियली कितनी मैक्रो डायमेंशंस हैं इस टॉपिक में, इफ यू वांट टू टेस्ट ए मेंस कैरेक्टर, गिव हिम पावर, इसमें कितनी मैक्रो डायमेंशंस हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि पावर में ऐसा क्या है और वो कैसे एक्सपोज करती है कैरेक्टर को। बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल लेके आप बता सकते हो। ठीक है, बताओगे कि नहीं बताओगे। ठीक है, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव निकल के आएंगे। फिर आप इसमें ये भी बताओगे कि पावर देनी तो जरूरी है, तो हम पावर में ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे चेक्स एंड बैलेंस लगा सकते हैं जिससे पावर का जो मिसयूज है वो कम हो जाए। और कैरेक्टर बिल्डिंग हम कैसे योगदान कर सकते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं ताकि ऐसा मिसयूज पावर का ना हो। तो अगर आप केवल कैरेक्टर बिल्डिंग पर अपना ऐसे लिख देते हो, काफी ज्यादा पोर्शन इसी बात पे लिख देते हो कि पावर को कैसे टेम करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस दे रहे हो एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे, तो डायरेक्टली लिंक नहीं है अपने ऐसे टॉपिक से। ठीक है, ये डेफिनेटली ऐसे टॉपिक का एक पार्ट है, बट ये मेजर थीम नहीं हो सकती आपके ऐसे राइटिंग की। तो डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस मत करिए, डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस पिज्जा पार्टी के पिज्जा पे करिए। अब आप सोचेंगे सर पिज्जा पार्टी का पिज्जा क्या है, तो ये जानने के लिए आप उसी वीडियो को देखो, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो मेजर थीम होती है किसी भी ऐसे राइटिंग की, उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है, जैसा कि मैंने पाई चार्ट से आपको बताया था। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज राइटिंग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। लोगों को लगता है कि उनको हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जबरदस्ती लिखना है। ठीक है, मैंने देखा पावर जैसे आ जाएगा तो पावर का इवोल्यूशन, जस्टिस का इवोल्यूशन, ठीक है, अथॉरिटी का इवोल्यूशन, जो ऑप्शनल का नॉलेज है उसको वो यूज करने लग जाते हैं। आपको जबरदस्ती इवोल्यूशन नहीं लिखना है अनटिल अनलेस आपके वो मैक्रो आर्गुमेंट में फिट होता है। मैक्रो और माइक्रो आर्गुमेंट क्या है, ये अगेन उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अनटिल अनलेस आपके डिस्कशन में फिट नहीं होता, आपको जबरदस्ती हिस्टोरिकल इवोल्यूशन नहीं लिखना है, बिकॉज इट विल लुक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इररिलेवेंट आपको लगेगा। ठीक है, देन एलोबरेट डेफिनेशंस मैंने देखो ये देखिए, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड, ये ऐसे टॉपिक है। व्हाट इज राइट इटसेल्फ, सम आर्ग्यू दैट इट इज लिबर्टी इन द नेगेटिव सेंस, ठीक है, इन अवॉइडेंस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ये पूरा ऐसे राइट्स के ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ राइट्स के ऊपर है। क्या ऐसे राइट्स के ऊपर है या केवल रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर है? ये देखिए, डिफिकल्टी ऑल्सो अराइजेज टू राइट, ठीक है, टू हुम द राइट कैन बी गिवन, इज इट टू बी गिवन टू ओनली ह्यूमंस और ऑल्सो एनिमल्स, पूरा राइट के ऊपर लिखा हुआ है। ये कोई लेना देना नहीं है ऐसे टॉपिक का। ठीक है, ऐसे टॉपिक आपसे कह रहा है राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, उसके बारे में आप चर्चा करो, दोनों को साथ साथ लेके आओ, मटर पनीर साथ साथ बनाओ, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी को साथ साथ बनाओ। ठीक है, इन्होंने पूरा राइट्स पे एक पेज लिख दिया है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्कशन और डेफिनेशंस आपको नहीं करना है।
ठीक है। और इसमें एक कैविएट है, कैविएट ये है कि जिन ऐसे टॉपिक्स के टर्म्स को आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देंगे वहां पे आपको उनको अच्छे से लिखना है, वहां पे उनको यू कैन टेक बिट ऑफ लिबर्टी टू एक्सप्लेन देम इनटू मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है। ये कैविएट है। फॉर एग्जांपल द शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, बिकॉज द वाटर गेट्स इनटू देम। तो यहाँ पे शिप और वाटर है जो मेटाफर है, ठीक है, आपको उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव में यूज करना है। देन यू कैन टेक लिबर्टी एंड राइट दिस मच एलॉबरेट डेफिनेशंस और जो आपका इंटरप्रिटेशंस है। सिमिलरली गुड फेंसेज में गुड नेबर, फेंस जो है वो केवल फिजिकल बाउंड्री नहीं है, इसको भी हाइलाइट करने के लिए बड़ा थोड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन जो जनरल कोनोटेशंस हैं, ठीक है, जो जिसका वुमेन है, पॉवर्टी है, जस्टिस है, अगर उसका बहुत ज्यादा डायमेंशंस का रोल नहीं है उसके इंटरप्रिटेशंस का, तो आप इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा डेफिनेशन ना लिखेंगे एक पेज का, 3-4 लाइन, एक पैराग्राफ विल सफाइस, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी डायमेंशंस में आपको स्पेस और टाइम की कमी पड़ जाएगी। दिस इज द स्ट्रक्चरल सिन सडन एंड, ठीक है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि आपको अपने एग्जामिनर को उंगली पकड़ के अपने एसे में चलाना है, ठीक है। इट शुड फ्लो, योर एसे शुड फ्लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, उंगली से पकड़ के चला देंगे, पर लेकिन ऐसे क्लिफ पे लाके गिरा देते हैं। क्या मतलब है, ऐसे बहुत अच्छा लंबा चौड़ा ऐसे लिखा, वे फॉरवर्ड लिखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और अचानक से खत्म कर दिया, क्लिप से गिरा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर एंड नहीं किया अपने एसेज को। सो माइंडेड, आपका कंक्लूजन बहुत सडन नहीं होना चाहिए, बहुत सडन एंड आपके कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनका ऐसे देखिए, ठीक है, ये वही ऐसे है, if you want to test a man's character give him power, ठीक है। It should always be best and positive, Pandavas when they were in power, ठीक है, वनवास और when they were ruler, कुछ लिख रहे हैं और कंक्लूजन 4 लाइन का लिख दिया। Therefore one should conduct in all conditions with utmost virtue while blah blah blah, ठीक है। So ऐसे 4 लाइन में कंक्लूजन आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप सडन एंड कर रहे हैं अपने एसेज का, ठीक है। तो कंक्लूजन इज अबाउट 2 थिंग्स, बार बार बोलता हूं, उस ऐसे में भी डिस्कस किया हुआ है। आप एक पैराग्राफ समराइज करिए अपने आर्गुमेंट को और दूसरे पैराग्राफ में कुछ पंची लाइंस लिखिए, कुछ अपना विजन बताइए, ड्रीम बताइए, कुछ बड़ा बड़ा बात करिए, ठीक है। इट हैज टू बी एटलीस्ट 1 पैराग्राफ एंड वे फॉरवर्ड इज नॉट कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड इज डिफरेंट देन कंक्लूजन। इस चीज को भी आप उस वीडियो में डिस्कस मैंने किया हुआ है, आप देख लीजिए उस वीडियो में। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि सडन कंक्लूजन आप दे दें, क्योंकि बहुत ही अब्रप्ट एंड का फीलिंग देता है और आपके मार्क्स यहाँ पे सफर करते हैं। Now we are going to discuss the writing sense. Writing sense मतलब आपके लिखने में क्या कमी है जिनकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। What are those mistakes? What are those writing sense? ठीक है। तो अगर आप बहुत तरीके से नहीं लिखते हैं, आपका समझ में नहीं आता, अनइंटेलिजेंट तरीके से आप लिखते हैं, आप जो कह रहे हैं वो एग्जामिनर नहीं पढ़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, तो दिस इज व्हाट एग्जामिनर विल फील। आप कहना क्या चाहते हो भाई, ठीक है, आप कहना क्या चाहते हो, तो आपको ये फील नहीं कराना है। एंड वन ऑफ द कॉमन पैटर्न ऑफ राइटिंग इज दिस, A, B, C, D leads to F, G, H, S, बिकॉज एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम B और C मिस कर देंगे तो एग्जाम को लगेगा अरे B और C मिस कर दिया इन्होंने। एग्जाम्पल देख लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंट्स ऑफ टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी, NGOs, ठीक है, ये A, B, C, D है, ठीक है। हैज कॉज देम टू एवेड सिक्योरिटी एजेंसीज स्कैनर्स बाय मींस ऑफ एनोनिमिटी अटैच्ड विद क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और फलान ढिकान, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने वो कुछ एडजेक्टिव्स फिर ऐड कर दिए। दिस इज शॉर्ट वे ऑफ बोरिंग द एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग लिखूंगा तो एग्जामिनर को लगेगा मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं लिखा, ठीक है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी लिखूंगा एग्जामिनर को लगेगा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लिखा। ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जामिनर, आप भी जब हिंदू में पढ़ते होंगे एडिटोरियल, तो कई बार लिखता है एग्जामिनर कि A will lead to B, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, द मिसयूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी विल लीड टू द दिस थिंग, ठीक है। तो कभी नहीं सोचते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि लेकिन आपके दिमाग में होता है कि मुझे तो उल्टी करनी है, मुझे 3-4 फैक्टर एक संग दिखाने, बिकॉज ऑफ दैट योर राइटिंग बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा जा सकता था कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो एनोनिमस फीचर है उसकी वजह से टेरर फंडिंग में इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से टेरर फंडिंग बढ़ गई है, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, आई थिंक ऐसे है सोशल मीडिया इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप इसमें जब भी आप लिखें तो आप एक सिंपल फॉर्मेट में लिखें, हमेशा सिंप्लीफाई करें, हमेशा अगर मल्टीपल सेंटेंस को मर्ज ना करें, उसको तोड़ के लिखें, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स को। दिस इज कैन यू गैस ये कितने सेंटेंस होंगे? कैन यू गैस? All these are single sentence हैं ये। Private social media films needs to take proactive measure to ensure data protection, privacy of individual, safe and secure environment for
minority and vulnerable section through collaboration and cooperation among each other in technological innovation and modernization. ये हैं जो कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, A, B, C, ये लगा दिए ना यहाँ पे, ये हैं वो, ठीक है। टू इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन, ये A, B, C, कॉमा लगा के जो आप लिखते हो, इसकी वजह से ऐसे राइटिंग कॉम्प्लेक्स होती है, आपकी राइटिंग स्किल कॉम्प्लेक्स होती है अगर आप बहुत ज्यादा इसी मेथड पर राइट करते हो। और ये सिंगल सेंटेंस है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द सिंगल सेंटेंस। ऑटोमेटिकली द law of attraction works in our favor so much that we cannot we connect with right people, right situations, and so much energy gets channelized and finished in such a synchronized way that sometimes the result amazes us too. This is also a single sentence. तो एस्पिरेंट मेरे सामने इस तरह का ऐसे लेके आते हैं तो मैं उनको बोलता हूं आप बिना सांस लिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ के दिखाओ। तो फुल स्टॉप आपने दिया नहीं है, आप भी एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो अटक जाते हैं बीच में। आप बताइए, आप खुद का ऐसे एक ये जो पैराग्राफ इतना बड़ा खुद नहीं पढ़ पाओगे तो एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा? उसका अटेंशन स्पैन को आप क्यों चैलेंज कर रहे हो? तो इस तरह से ऐसे लिखने से बचिए जिसमें आप एक एक पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस लिखते हैं। इसको ब्रेक करिए, मल्टीपल सेंटेंस में ब्रेक करिए, बहुत इजी बनाइए उसको रीड करने में। कल ही मैंने एक ऐसे और देखा जिसमें होल जो एक पेज था वो एक पैराग्राफ था। ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो योर राइटिंग हैज टू बी लेजिबल, समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को आप कहना क्या चाह रहे हो। कॉम्प्लेक्स तरीके से मत लिखिए और बड़े बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस में ब्रेक करिए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन sin इन द राइटिंग, दैट द ब्रेक इन कंटिन्यूटी। दे राइट लाइक इट इज ए जीएस आंसर, एक जीएस आंसर की तरह वो लिखते हैं। होना क्या चाहिए, जब भी आप ट्रांजिशन दे रहे हैं आर्गुमेंट्स में, आप बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन दें ताकि पढ़ने वाले को भी मजा आए। पढ़ने वाला एक फ्लो की तरह पढ़े, जस्ट लाइक दिस वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है, दिस चाइल्ड इज बीइंग गाइडेड थ्रू दिस, ऐसे ही बच्चे को भी मजा, उसको एग्जामिनर को भी मजा आए ऐसे पढ़ने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है ये भी मैं उस डिस्कशन में बताया हूं, जो वो वीडियो है आप उसको देखिए दोबारा जाके। जब आप मैक्रो आर्गुमेंट में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आप कनेक्टिंग पैराग्राफ दीजिए, कनेक्टिंग आर्गुमेंट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने प्रूव कर दिया कि पावर अगर आप देने से करेक्टर टेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल पोज कर सकते हैं, बट डज द पावर ओनली मीन्स टू टेस्ट ए मैन्स करेक्टर? ऑफ कोर्स नॉट। There are various other factors also, there are various other tests also. First test is situation, या situation, firstly situation also test a man's character. आपने ट्रांजिशन लाइन दे दिया, दिस इज दो ट्रांजिशन लाइन। और जब आप इन बिटवीन आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप फर्स्टली सेकेंडली थर्डली लिख दीजिए, उससे भी कंटिन्यूटी और फ्लो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पावर टेस्ट ए मैन्स करेक्टर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पावर टेस्ट ए मैन्स करेक्टर firstly power test a man's character because it gives them real choices, for example this. Secondly, power test a man's character because it makes them feel invincible, because they think they can get away with it, ठीक है। तू जानता है मेरा बाप कौन है सिंड्रोम, they believe they can get away with it, कोई रूल ऑफ लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। Thirdly, ठीक है, power exposes one's character because this because the desire to hold on to the power forever, क्योंकि वो पावर हमेशा के लिए चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स लाइक दिस, या जो रशियन प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्शन से आते हैं बाद में बोल देते हैं मैं ही अब रहूंगा। तो ऐसे करके फर्स्टली सेकेंडली थर्डली में आप आर्गुमेंट एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में अपना ऐसे लिखिए, तो ये फ्लो भी करेगा और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप कनेक्टिंग पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, फर्दर मोर ओवर एडिशनली मूविंग ऑन टू यूज कर सकते हैं इस फ्लो को बनाने के लिए, ठीक है। और जो डिस्कशन है वो आप उस वीडियो में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। नाउ दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच आई कॉल एक्सीडेंटल मिस्टेक, जो कई बार पेपर लिखते वक्त हो जाती हैं, ठीक है। कई बार हम सीधा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अब एग्जामिनर को भी नहीं पता कि वो 4 ऐसे टॉपिक की चॉइसेस आपको आई हैं, उनमें से कौन से ऐसे पे आप लिख रहे हो। तो हमेशा एक तो टिक करिए और उस ऐसे टॉपिक को स्टार्ट में लिखिए। टू राइट द ऐसे टॉपिक एट द बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन के पहले हेडिंग बना के, ताकि पता पड़े कौन सा ऐसे आप लिखने जा रहे हो। ये मैंने बहुतों के बारे में देख लिया है। एलोकेट द टाइम इक्विटेबली। अभी एक एस्पिरेंट थे, लास्ट टाइम हमारे साथ थे, ठीक है, बहुत अच्छा ऐसे लिखते थे, लेकिन उनके ऐसे के मार्क्स नहीं आए, 110 के आसपास मार्क्स था।
तो मैंने पूछा भाई ये कैसे हुआ? तो बोले कि सर मैंने एक ऐसे 2 घंटे में लिखा था पहला, अब बताइए कहाँ से मार्क्स आ जाएगा? क्या आप जस्टिस कर सकते हैं दूसरे ऐसे में 1 घंटे में? जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना लिखना भी है तो इक्वटेबली टाइम एलोकेट करिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो 5-5 मिनट बचा लीजिए अपने ऐसे को रिवाइज करने में। यू विल फाइंड आपने बहुत सारे कीवर्ड्स मिस कर दिए हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हैं, उन मिस्टेक्स को आप करेक्ट करने का आपको टाइम मिलेगा। तो 5 मिनट बचा लीजिए लास्ट में अगर पॉसिबल हो तो आपके पास। ऑल्सो टेक केयर ऑफ द लेजिबिलिटी एंड एस्थेटिक। ऐसे मत लिखिए, ये आपकी अगर ऐसे कॉपी है तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे मत लिखिए। या कुछ ऐसे लिखते हैं, यहाँ से चालू करेंगे यहाँ जाएंगे, अगला यहाँ से चालू करेंगे फिर यहाँ से चालू कर देंगे फिर यहाँ से चालू कर देंगे। डोंट राइट लाइक दिस। टेक केयर ऑफ द लेजिबिलिटी, टेक केयर ऑफ द लेजिबिलिटी एंड द मार्जिन, इट मैटर्स, इट मैटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये जो मिस्टेक्स हैं वो समझ में आएंगी, बिकॉज दीज आर द मिस्टेक्स जो मुझे बहुत कॉमनली मिलती हैं जब मैं एसेज कॉपीज देखता हूँ बच्चों की। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है ताकि आपके एसे के मार्क्स अच्छा आ सकें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप इस साल मेंस लिख रहे हैं तो आप जो कलाम आईएएस की वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, मिनी एफए टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है आप फ्री में लिख सकते हैं, और मैं और एमएस सर उसका फेस टू फेस वैल्यूएशन फ्री में करेंगे। दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग बैक। ठीक है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज लिखना, जिन्होंने अच्छा फीडबैक उनको अभी तक नहीं मिला है, कहीं और एनरोल कर लिया है, पैसा फंस गया है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो फर्स्ट टेस्ट अपना फ्रीली सबमिट कर सकते हैं। अगर वो मेंस लिख रहे हैं हम उनका फेस टू फेस वैल्यूएशन करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं। सो ऑल द बेस्ट इफ यू आर राइटिंग मेंस, और जो लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं वो तैयारी जारी रखें, अपने मिस्टेक्स पे काम करें और नेक्स्ट ईयर अपने एसे को फोड़ दें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।